प्लीज सिटे रहिए. Okay, so we had talked about the boric acid, and we had talked about that boric acid behaves as a strong acid in presence of a sugar or polyhydroxy alcohol. तो हमने बोरिक एसिड की ये बात कर ली थी कि वो एक शुगर के प्रेजेंस में या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के प्रेजेंस में वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है. ठीक है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक and it is used even in eye ointments and the various eye drops. तो प्लीज अगर किसी से बदला नहीं निकालना तो जब भी किसी को दो तो पानी आंख धोने के लिए चीनी मिला के मत देना, वरना आंख जो गई है वो कभी आएंगी नहीं. ओके. अच्छा, बोरिक एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट बोरिक एसिड BOH thrice has a capacity to react with CH3OH in presence of concentrated H2SO4 to form BOCH3 thrice. अब इस कंपाउंड को आप ट्राइमिथाइल बोरेट कह सकते हो. ठीक है, आप इसे ट्राइमिथाइल बोरेट कह सकते हो, और आप इस कंपाउंड को ट्राइमिथॉक्सी बोरॉन भी कह सकते हो. तो इट्स योर विश. It is trimethyl borate or trimethoxyboron along with of course 3H2O. अब एक छोटा सा सवाल, ये ट्राइमिथाइल बोरेट है और ये बोरिक एसिड है, इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, दोनों में से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ओके, हाँ, ट्राइमिथाइल बोरेट का ज्यादा होगा. क्यों? किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ट्राइमिथाइल बोरेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस वजह से उसमें कौन से फोर्सेस ज्यादा होंगे? वीक वैन ओवर फोर्स उसमें ज्यादा होंगे. हाँ, आपका क्या विचार है? तो एटॉमिक मास से कौन से फोर्स का इफेक्ट है? क्यों? बेटा, हर फोर्स किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, आपने कहा इसका मोलर मास ज्यादा है, आई एग्री. ठीक है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. क्यों? अब ये मत बोलना ग्रेविटी की वजह से वो पकड़ के रखते हैं. फिर किस चीज पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? और मोलर मास ज्यादा होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाता है? आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? हाइड्रोजन, क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड करता सरफेस एरिया पर, साइज पर. तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया. इज दैट ओके? तो ये मोलर मास मुझे मत बताना. ओके, इट्स सरफेस एरिया. हाँ भाई, किसका ज्यादा है? वेरी गुड. वैसे एक बार बताऊं, जब तक मैंने इनसे इंडिविजुअली पूछना शुरू नहीं किया था तब तक बहुत सारे आंसर बोरिक एसिड के आ रहे थे. है कोई बोरिक एसिड वाला अभी? ओके, गिने चुने. आंसर इज बोरिक एसिड. आंसर इज बोरिक एसिड. और सिंपल सा रीजन बताऊं? हाँ, क्या आंसर है? बोरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है. बोरिक एसिड एक सॉलिड है, बताया था, शीट स्ट्रक्चर. ऑन द अदर हैंड दिस कंपाउंड इज अ वोलाटाइल लिक्विड. इसको आसानी से बॉयल किया जा सकता है. ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं तुम्हें. इफ यू हैव अ फीलिंग दैट यू माइट बी रॉन्ग, देन बी द फर्स्ट वन टू पुट योर पॉइंट. Because
you will always get some followers. Always. And the person who feels that his point is right, he won't be able to speak anything. क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट पहले से हो चुके होंगे. समझे? ठीक है? तो आई थिंक आपको ये लिखवाना चाहिए. लिखिए. बोरिक एसिड molecules, boric acid molecules are held together by hydrogen bonding. Boric acid molecules are held together by hydrogen bonding. Hence, it has a higher melting and boiling point. Hence, it has a higher melting and boiling point compared to trimethyl borate, which has only weak van der Waals forces, holding together the molecules. Is that clear? ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट को करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है. ये हमने किया था अपने लैब में. हमें क्या होता था कि एक होता है नॉर्मल एनालिसिस की स्कीम होती है जिसमें बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब होती हैं. हमें दी गई थी सेमी माइक्रो एनालिसिस की किट्स. सेमी माइक्रो, एक होता है माइक्रो एनालिसिस, एक होता है सेमी माइक्रो. सेमी माइक्रो के अंदर इतनी बड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं. नॉर्मल टेस्ट ट्यूब इतनी बड़ी होती है, सेमी माइक्रो की इतनी होती है, माइक्रो की इतनी होती है. तो सेमी माइक्रो एनालिसिस में इतनी टेस्ट ट्यूब जो होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वी हैड एडेड अ लिटिल बिट ऑफ बोरिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, उसको इतना भरा और उसके अंदर 3-4 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की डाल के वी हीटेड इट ऑन अ बर्नर. और ऑफ कोर्स हमने टेस्ट ट्यूब होल्डर टोंग से पकड़ रखा था, ऐसे ऐसे पकड़ रखा था. देन थोड़ी देर में उसके अंदर से वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं. What we did was एक और बर्नर लेके उसको इग्नाइट कर दिया. अब इसमें मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स हैं और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंपाउंड के वेपर्स हैं. ये वेपर्स इग्नाइट हो जाते हैं और इग्नाइट होने के बाद इन वेपर्स के ऊपर दैट वेपर्स जो फ्लेम आती है, दैट इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन फ्लेम. बड़ी मजेदार सी, बड़ी सुंदर सी फ्लेम होती है. तो जब भी हमें बोरिक एसिड या बोरेट का टेस्ट करना होता था, ये टेस्ट करते जरूर थे, चाहे हमें पहले से ही पता चल जाए इसमें बोरेट है. कुछ टेस्ट होते हैं कुछ मजे के लिए किए जाते हैं, तो ये उनमें से एक टेस्ट हुआ करता था. उसके अंदर बर्नर को थोड़ा सा, इसको बर्नर के अंदर करो तो वेपर ज्यादा आने लगते हैं, फ्लेम ऊपर उठ जाती है. फिर उसको थोड़ा सा आगे करो तो फ्लेम नीचे आ जाती है. और हम इसको एडजस्ट करके इतनी फ्लेम बना देते थे. ग्रीन कलर की फ्लेम चलती रहती थी. जब बोरेट खत्म हो जाता था, देन इन दैट केस इट यूज्ड टू बिकम नॉर्मल ब्लूइश ट्रांसपेरेंट फ्लेम, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का कोई कलर नहीं है फ्लेम का एज सच. इज इट ओके? याद रखना, दिस कंपाउंड gives green color to the flame. This is an important question. ठीक है? बोरॉन के एक टिपिकल ग्रीन कलर आता है फ्लेम में. So that is what we have talked about, the boric acid. Now we get along with another compound of boron, a very, very famous compound of boron, and that compound is called borax. नाम सुना है? बोराक्स Na2B4O7 है ना, .10H2O. ठीक है. लोग इसका नाम देते हैं सोडियम टेट्राबोरेट. 4 बोरॉन है इसमें. और हम इसके अगर फॉर्मूले को ठीक से लिखना चाहें तो इट वुड बी Na2B4O5OH4.8H2O. This is a better way of writing the formula, क्योंकि बोरिक एसिड, सोडियम टेट्राबोरेट, बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये है Na2
यहां पर ये जो सो कॉल्ड दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये बाहर नहीं है, ये स्ट्रक्चर के अंदर है। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसमें सिर्फ 8 है, 10 नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट, द बोराक्स। अच्छा, एक बहुत ही सवाल सिंपल सा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन बोराक्स? राइट इट। What is the hybridization of boron in borax? आगे आ जाओ, यहां पे सीटें खाली हैं। What is the hybridization of boron in borax? जल्दी जल्दी बताओ, लिख दो, quickly write it. नीचे क्यों लिख रहा हो, उसमें लिख। लिख दिया? How do you like the marks as -2? कैसे लगेंगे -2 मार्क्स? अच्छे लगेंगे, मजा आएगा। देन आपको हाइब्रिडेशन निकालना आता है? आता है? Did you try to find out the hybridization of boron here? Then why did you write the answer? आपने आंसर निकाला है या तुक्का मार दिया? मार दिया ना तुक्का, फिर आंसर कैसे लिख दिया आपने sp2? बाकियों का देखने में कोई प्रॉब्लम है? Did you check out the answers of everything? कितने बोरॉन है इसमें? आपने एक का निकाल दिया, आंसर खत्म। हाँ भाई, क्या आंसर है? अच्छा, इतनी देर खोलना निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है? सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, काउंटिंग आती है ना? इसकी जरूरत कहाँ है? काउंटिंग आती है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? Simply count the number of atoms attached to a given atom and the lone pair. इसके अंदर sp3 भी है और sp2 भी है। ये दोनों बोरॉन sp3 हैं और ये वाले sp2 हैं। बेटा, ये तो मैंने तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन पूछा है। अगर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे फरिश्तों से भी हवा नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में आंसर क्या, तुम तो छोड़ कर आओगे, या फिर जो आंसर लिख कर आओगे वो गलत होगा। ये मल्टीपल करेक्ट में आ जाएगा और तुम कहोगे, हंसोगे उसको देख के कि अबे ये भी कोई क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट का है? दो हाइब्रिडेशन कोई होते हैं? अब दो हाइब्रिडेशन होते हैं। पता है, एक छोटी सी बात है, इस समय फॉर द पेक्यूलियरली स्पीकिंग, इसी साल, पिछले साल तक नहीं था ये, इसी साल मैं सारे स्टूडेंट्स को 11th 12th पास तीनों को बार बार यही कह रहा हूं, अबे क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, और कुछ नहीं। सॉल्व ही नहीं करते, आंसर पहले लिखते हैं, बाद में सोचते हैं इसका आंसर का रीजन क्या होगा। अरे यार, क्या तरीका क्या है ये? देखो बेटा, एक बार फिर से कह रहा हूं, तुम सबसे लकी भी हो और तुम सबसे अनलकी भी हो। इस साल तुम्हारा कंपटीशन लिटरल बेवकूफों से होने वाला है, सच में। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना, तुम भी उन्हीं की कैटेगरी में हो या तुम थोड़े से बेहतर हो। इस बार कोई कंपटीशन नहीं है, कोई है ही नहीं कंपटीशन।
सारे अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, सारे, इंक्लूडिंग ट्वेल्थ पास, क्योंकि उनमें से किसी को काम करना ही नहीं आता। वो आंसर पहले लिखते हैं, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, सॉल्व ही नहीं करते। इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस है, सारे ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अभी ये दिसंबर चल रहा है, तुम्हारा एग्जाम मार्च में है, अप्रैल में है। ठीक है, तुम्हारे पास पूरे 3.5 महीने हैं। यार सीधी सीधी बात कह रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा 12th पास वालों को, इस समय कभी नहीं बोलता, लेकिन आज बोल रहा हूं, मेहनत से काम कर लो। सोना, खाना, पीना, घूमना सब भूल जाओ। ये 3.5 महीने लग के काम कर लो, रैंक के लिए कंपीट कर जाओगे। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती 3.5 महीने में बोल दे कि रैंक आ सकती है, लेकिन तुम्हारी रैंक आ सकती है क्योंकि सारे बेवकूफ हैं। सोच लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में यह डाल लो कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मैं आंसर नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात डाल लो। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। अपना टारगेट बना लो कि मुझे आईआईटी के पेपर में 70% से ज्यादा पेपर करना ही नहीं है, 70% करना है, उससे ज्यादा करना ही नहीं है। अटेम्प्ट ही नहीं लेना 70% से ऊपर। पेपर खोलो और 70% क्वेश्चन जो तुमने करने वो देख लो, बस। जहां कोई मुश्किल है छोड़ पड़े, भाड़ में जाए। बेटा अगर 70% में से तुमने 50% सही कर दिया, 50%, तो तुम्हारी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी, बढ़िया वाली। कोई बड़ी चीज नहीं है इस बार तुम्हारा फर्स्ट 1000 में आ जाए इतने में, तो बस इतनी सी चीज है। मैं कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं बोल रहा ना, सिर्फ सॉल्व करना, यानी कि हर क्वेश्चन पे मुझे 2 मिनट तो लगाने ही है, 2 मिनट लगाने हैं हर क्वेश्चन में मिनिमम, मैक्सिमम 3-3.5 मिनट भी जा सकता है। आईआईटी एडवांस में 3 मिनट तो हर क्वेश्चन के लिए लीगली दिए जाते हैं, जबकि तुम्हें 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो। ठीक है, और अगर 60 क्वेश्चंस में से 60 क्या 120 क्वेश्चन में से 70% का मतलब कितना हो गया, 84 क्वेश्चंस। चलो 90 लगा लेते हैं। 90 क्वेश्चंस के लिए 360 मिनट्स मिले हुए हैं तुम्हें, और 360 मिनट्स का मतलब है पर क्वेश्चन 4 मिनट। क्या टेंशन है यार। 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 कितने परसेंट हो गया, 75%। 75% मार्क्स माड़े होते हैं, बुरे होते हैं। आईआईटी में एडवांस्ड में 75%, सोचो जिसकी कट ऑफ 24.5% गई है। पता नहीं तुम करते क्या हो। आता वो क्वेश्चन, इसमें कोई गलती गड़बड़ क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी इसमें बता। डायग्राम सामने बना हुआ था, ऐसी ऐसी गलतियां करते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बोरैक्स। ठीक है, अब अगर इस बोरैक्स को हीट किया जाए तो ये जो 8H2 है ना, इसमें से निकल जाते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, बोरैक्स को अगर एक वो उस पे ले लिया जाए, स्पैचुला पे ले लिया जाए, किसी भी चीज पर ले लिया जाए और उसको फ्लेम में हीट किया जाए, देन इन दैट केस उसमें से ये पानी निकलना शुरू हो जाता है। जैसे कभी चीनी को हीट करके देखा है, चीनी को जब हीट करते हैं तो उसमें पानी के बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें से भी पानी के बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं और ये एक व्हाइट सा फ्लफी सा मास बन के रह जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का। ओके, उस व्हाइट कलर के मास का फॉर्मूला है Na2B4O7.2H2O, और हम ये लिख सकते हैं Na2B4O5OH4, ये। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर हीट किया जाए तो इस फ्लफी मास के अंदर ये फिर से मेल्ट हो जाता है। अब ये मेल्ट होके अब ये ट्रांसपेरेंट मास बन जाता है। ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट मास इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ NaBO2
and B2O3. ठीक है, Na2 is sodium metaborate. अब ये B2O3 है, you can call it boron oxide, या फिर इसका टेक्निकल नेम है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इट वुड बी समथिंग लाइक BO1.5, ऐसे लिख सकते हैं ना एम्पेरिकल फॉर्मूला। 1.5 का जो प्रीफिक्स है, जैसे 1 का मोनो होता है, 2 का बाय या डाई होता है, ट्राई टेट्रा ऐसा होता है, तो 1.5 का जो प्रीफिक्स है दैट इज सेस्क्वी। ये 1.5 का प्रीफिक्स है, ठीक है, तो दिस बिकम्स बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। और ये जो पूरा मिक्सचर है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस मास। ये जो पूरा सिस्टम किया जाता है उसके अंदर जनरली हम प्लैटिनम वायर यूज करते हैं। तो प्लैटिनम वायर जब यूज करते हैं तो इट वुड बी अ लूप ऑफ प्लैटिनम वायर, इस तरीके से लेकर ये हमारे पास ग्लास रॉड होती है जिसके अंदर एक पतली सी प्लैटिनम वायर होती है, यहां पर इसके अंदर एक ऐसे लूप बना दिया जाता है। इस लूप को हीट करते हैं, बोरैक्स में डिप करते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर डिप करते हैं, इस तरीके से कई बार करते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा बीड बन जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड। दैट ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड इज कॉल्ड बोरैक्स बीड। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी bead. This is called borax bead. ठीक है, जब इस बोराक्स बीड की बात करते हैं तो बोराक्स बीड के साथ कुछ छोटे छोटे टेस्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जब सॉल्ट आता है, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जब सॉल्ट आता है, तो अगर मान लीजिए सॉल्ट व्हाइट है तो भूल जाओ, ये व्हाइट सॉल्ट के लिए वर्क नहीं करता। ये वर्क करता, मान लीजिए आपके पास एक कलर्ड सॉल्ट आ गया, तो व्हाट वी डू इज हम इस तरीके से बोराक्स बीड बनाते हैं, फिर बोराक्स बीड को हीट करते हैं, और हीट करने के बाद उस कलर्ड सॉल्ट के बहुत छोटे से क्रिस्टल, यानी कि जितना छोटा हो सके उतना छोटे क्रिस्टल के साथ टच कर देते हैं। बी वेरी क्लियर, यहां पर अगर वो जो बीड है, वो जो उसके अंदर जो क्रिस्टल है वो बड़ा ले लिया जाए तो पूरी बीड ब्लैक हो जाएगी। तो इसलिए बहुत छोटी सी बीड लेते हैं, वो छोटा सा क्रिस्टल लेते हैं, उससे टच कर देते हैं, वो इससे चिपक जाता है, फिर इसको बंसन बर्नर में हीट कर देते हैं। जब हीट करते हैं तो ये बीड जो है घूमता है, अंदर ही अंदर इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं लिक्विड में, तो ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो पूरा मिक्स हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी, अगर मान लीजिए हमारे पास मेटल सॉल्ट है, कोई भी बंसन बर्नर की फ्लेम में हीट करने पर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी हो, सल्फाइड हो, सल्फेट हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, क्लोरेट हो, कार्बोनेट हो, जो मर्जी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास तीन तरह के मेनली ऑक्साइड बनते हैं, या तो हमारे पास होगा M2O, ठीक है, या फिर हमारे पास होगा MO, या होगा हमारे पास M2O3। Now each of these oxides react with B2O3 from the borax bead and form metaborates। यहां पे MbO2 बन जाएगा, यहां पर ये MbO2 ट्वाइस बन जाएगा, और यहां पर ये MbO2 थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, so these metal oxide will react with boron sesqui oxide to form metal metaborates. In general, these metaborates are colored. तो इन मेटाबोरेट्स के कलर से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मेटल आयन कौन सा है। ठीक है, इज इट ओके? This particular test can be used only for the metal ions which form colored metaborates. ठीक है, it cannot be used for alkali metals, it cannot be used for alkali inert metals, क्योंकि उनके मेटाबोरेट्स कलर्ड नहीं है। ठीक है, this is called borax bead test। ठीक है, क्लियर?
लिख लीजिए इसके बारे में लाइन। बोराक्स बीट टेस्ट can be used for borax bead test can be used for identifying borax bead test can be used for identifying the metal ions which form colored metaborates. Is that okay? So that is what we term as borax bead test. क्लियर? ठीक है। अभी जो हमारे पास ये बोराक्स है ना, इसका हम एक बड़ा मजेदार सा इस्तेमाल किया करते थे। प्लैटिनम वायर, पता नहीं है प्लैटिनम की तो शायद नहीं होती है, किसी और स्टील वगैरह की होती होगी, लेकिन पर्पस सिर्फ इतना है कि ये प्लैटिनम वायर को अगर फ्लेम में हीट करते तो इट डजंट गिव एनी कलर टू द फ्लेम, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है प्लैटिनम है या नहीं। लेकिन उस समय ये जो प्लैटिनम वायर जब हमने खरीदी थी तो ये 20 रुपए की आया करती थी, 20 से 25 रुपए के बीच में इसका रेट हुआ करता था। अब तुम्हारे लिए तो 20-25 रुपए कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन हमारे लिए 20-25 रुपए बहुत हुआ करते थे। अगर हम बस के अंदर स्टाफ चला के अपने कॉलेज पहुंच जाया करते तो हम बड़े खुश हुआ करते थे, आज हमारे 5 रुपए बच गए। 5 रुपए भी नहीं, तब कितने रुपए की, 1 रुपए 2 रुपए की टिकट हुआ करती थी, तो हम बड़े खुश होते थे। तो वहां पे 25 रुपए की बहुत कीमत होती थी। और जब भी ये बोराक्स बीट टेस्ट इसके साथ होता था ऐसा लूप बना के, तो भैया गई प्लैटिनम वायर, क्योंकि फिर वो लूप में जो बोराक्स बीट फंसा है ना, वो निकलता नहीं था। तो एक टेस्ट में 25 रुपए बर्बाद होते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि अगर ऐसा बनाया है, हीट किया, उसके बाद उसको आगे से काट देते थे। 3 टेस्ट होते थे, वायर खत्म। 3 भी नहीं, 2 ही हो पाते थे, क्योंकि लूप में तो वायर कुछ ज्यादा कंज्यूम होती है। फिर हमने क्या ट्रिक निकाली थी, हम लूप बनाते ही नहीं थे, हम उस वायर को बिल्कुल सीधा रखते थे, बिल्कुल सीधा, कहीं से भी हल्का सा वो टर्न भी नहीं होता था, बिल्कुल सीधा। उसी में बोराक्स बीट बनाते थे। वो अलग बात है कि बीट बहुत छोटा बनता था, पर हम कहते थे ना हमारी आंखें की रोशनी ठीक ठाक है, कलर आएगा हमें दिख जाएगा, उतना काफी है हमारे लिए। तो बहुत छोटा सा बीट बनता था, वो भी गिरने का डर रहता। कई बार बोराक्स बीट बनाते बनाते बीट टपक जाता था, लेकिन हम ऐसे ही करते थे। और उसके बाद क्या होता था कि बोराक्स बीट बनाया, बनाने के बाद उसका टेस्ट लिया, और उसके बाद दोबारा हीट करके सिंक पे ले जाके झटका देते थे, बोराक्स बीट नीचे गिर जाता था, वायर साफ। तो हम ऐसे ही करते थे। और फिर एक और चीज होती थी, प्लैटिनम वायर एक और चीज के लिए यूज होती है, दैट इज फॉर द कलर टेस्ट। कैटायन से कलर फ्लेम टेस्ट के लिए यूज होती है। तो उसमें क्या होता है कि यू टेक द वायर, you put the salt on a watch glass, add concentrated hydrochloric acid drop to it, and just make a paste of it, take it on a platinum wire, put it in the Bunsen burner flame. जब आप बंसन बर्नर के फ्लेम में उसे रखते हो तो वो सब्सटेंस हीट होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को बंसन बर्नर फ्लेम में हीट करोगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी हो जाता था, कोई भी सॉल्ट हो। ऑक्साइड बहुत हीट होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग होते हैं। तो अगर ऑक्साइड बनके वो प्लैटिनम वायर पे चिपक गया तो बस चिपक गया, उसके बाद वो हटता नहीं था। ठीक है, अब करें क्या? उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो, ऑक्साइड को फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वो हीट हो चुका है, इनर्ट हो जाता है। इनर्ट होने के बाद वो किसी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, नाइट्रिक एसिड डाल दो, एक्वा रिजिया डालोगे तो मजेदार बात यह कि एक्वा रिजिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। एक्वा रिजिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना इस बात का। एक्वा रिजिया किसी भी चीज को जो डिसॉल्व करता है, वो इसलिए नहीं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वो इसलिए डिसॉल्व करता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ऑक्साइड को क्या ऑक्सीडाइज करेगा? और मजेदार बात यह है कि प्लैटिनम इज डिसॉल्युबल इन एक्वा रिजिया। ठीक है, ऑक्साइड नहीं। तो ये तो और उल्टा काम है कि एक्वा रिजिया नहीं, एक्वा रिजिया में डिसॉल्व कर ले, प्लैटिनम वायर डिसॉल्व हो जाएगी, ऑक्साइड को कुछ नहीं होगा। ये भी पंगा था। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बच जाता था कि प्लैटिनम वायर को उस टाइल पे रखें और टेस्ट ट्यूब होल्डर से मार दें,
आग बंद करके मारते थे, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो ऑक्साइड टूट जाता था और बुरी हुई तो प्लैटिनम वायर। बाद में एक बात रियलाइज हुई, छोटी सी बात, वो ये कि बोराक्स बीड में मेटल ऑक्साइड बोराक्स के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बीड में चला जाता है, ठीक है ना। अब हमें इससे मतलब नहीं है वो कलर्ड बना रहा है या नॉन कलर्ड बना रहा है, ऑक्साइड तो डिसॉल्व हो जाएगा ना। तो हमने एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक निकाली, वो ये कि हम ले करते थे, फ्लेम टेस्ट करते थे, वो चिपक जाता था, पता होता था चिपकेगा। चिपकने के बाद हम क्या करते थे, बोराक्स लेकर आते थे, हीट करते थे, बोराक्स से टच, हीट बोराक्स, हीट बोराक्स, और डेलिबरेटली बड़ी सी बीड बनाते थे। हीट करके उसको हल्का सा टिल्ट करते थे, वो बीड घूमती 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 प्लैटिनम वायर के पीछे एंड तक जाती थी, फिर उसको ऐसे कर देते थे, घूमती 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 आगे तक आती थी। ऐसा 2-3 बार करते थे, वो जो ऑक्साइड है वो इस बीड में डिसॉल्व हो जाता था। और फिर उसके बाद आराम से हीट करके ऐसे टिल्ट करते 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 लेके जाते थे, सिंक में झटका देते, खट, और बीड बाहर, और प्लैटिनम वायर शाइनी न्यू, बेटर देन न्यू शाइनी नजर आती थी, अल्टीमेट होता था। तो अब प्लैटिनम वायर ऐसे साफ किया करते थे। क्या हुआ? बोल बोल बोल, वो उसको बोल रहा, मुझे बता दे क्या हुआ, बोल। खड़ा करके बाहर कर दूंगा, जल्दी बोल। वही तो बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। अल्टीमेट, अच्छा, वो इट वॉज एन अल्टीमेट शाइन, वो क्या रहा है पता नहीं, उसको समझ ही नहीं आया। ओके, सो दैट इज हाउ इट वॉज क्लीन्ड, ठीक है। इन दिस वे बोरैक्स कैन बी यूज्ड to remove the impurity of less reactive metals from precious metals, जैसे गोल्ड। गोल्ड के अंदर इंप्योरिटी किसकी होती है? जैसे गोल्ड का जो ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है उसमें कॉपर की इंप्योरिटी डाली जाती है, उसके अंदर सिल्वर की इंप्योरिटी डाली जाती है, और किसी भी मेटल की इंप्योरिटी डाली जाती है। गोल्ड इज रियली इनर्ट। तो अगर बोरैक्स को गोल्ड के साथ मिक्स करके हीट कर दिया जाए तो गोल्ड मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद उसके जो मेटल्स हैं, जो दूसरे मेटल्स हैं, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ ओपन फ्लेम में हीट किया जाए तो दूसरे मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे। वो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड बोरैक्स में डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व होकर सेपरेट हो जाएंगे। प्योर गोल्ड, गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो प्योर गोल्ड अलग हो जाएगा, बाकी सारे मेटल सेपरेट हो जाएंगे। समझ आई बात? ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। हिंदी की एक कहावत है, सुनिए, सोने पे सुहागा। पता है सुहागा क्या होता है? बोरैक्स। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, इसी प्रोसेस को सोने पे सुहागा कहते हैं। गोल्ड इज हीटेड अलोंग विद बोरैक्स, जिसे हिंदी में सुहागा कहा जाता है। सारे के सारे इंप्योरिटीज जो गोल्ड की है वो सुहागा यानी कि बोरैक्स में डिसॉल्व हो जाती है। गोल्ड ऑक्साइड नहीं बनाता, डिसॉल्व नहीं होता, एंड दैट इज हाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंप्योरिटीज। ठीक है। वो जो गोल्ड मेल्टिंग का प्रोसेस नहीं होता, आजकल एक सुना होगा शायद गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, कि आप अपनी ज्वेलरी दीजिए, इट विल बी मोल्टन एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बार्स में कन्वर्ट होगा। उसमें प्रॉपर यही है, टेक द ज्वेलरी, हीट इट विद बोरैक्स, गोल्ड सेपरेट हो जाता है, दैट इज प्योर गोल्ड। ठीक है, समझ आई बात? समझ आ गया सोने पे सुहागा का मतलब? तो इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए थोड़ा सा। हाउ बोरैक्स कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई द प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये मेथड लेकिन चलेगा सिर्फ गोल्ड और प्लैटिनम के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं।
बेटा सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता है, और जहां सिल्वर का ऑक्साइड बना वो खुद बोरैक्स में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनका हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्साइड नहीं बनता। सिल्वर, कॉपर, इन सब के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो इस वजह से ये उल्टा सिल्वर को सेपरेट किया जा सकता है इसको यूज करके गोल्ड में से। So that is what we have talked about boron. And now we are going to get a little about aluminium. थोड़ा सा aluminium के बारे में बात करेंगे। aluminium का extraction हम already metallurgy में कर चुके हैं। तो aluminium एक लाइट मेटल है, उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है 600 डिग्री के करीब उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो काफी जगह इस्तेमाल हो जाता है। थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो हाई टेंशन वायर्स हैं, जो ओवरहेड हाई टेंशन वायर्स हैं, वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, कॉपर या सिल्वर की नहीं। कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट देयर, वहां पे कॉस्ट की बात नहीं कर रहे। वहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्यूमिनियम बहुत हल्का है। ठीक है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी गोल्ड इससे कॉपर से करीबन 1/3 है। और इस वजह से सेम थिकनेस की वायर अगर हम कॉपर की बनाते हैं, एल्यूमिनियम की बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम की वायर का वेट 1/3 होगा। और हाई टेंशन वायर्स मोटी मोटी बनानी पड़ती हैं हायर उस पे, तो इसलिए उस खंभों के ऊपर जो वेट अगर कॉपर वायर्स डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर हाई टेंशन वायर्स रादर देन कॉपर। थोड़ा सा थिक करना पड़ता है कॉपर के कंपैरिजन में, बट वेट का फिर भी एडवांटेज ही रहता है। कॉस्ट का भी एडवांटेज है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज द वेट एडवांटेज। इज इट ओके? अच्छा, एल्यूमिनियम के जो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ एक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6, दिस इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, वो ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवलेंट, it is a molecule, it has low melting point and boiling point, it sublimes at temperature nearly 100 degree Celsius, ये sublime कर जाता है। ओके, मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसे पानी में डाल दिया तो पानी में डालते ही ये बन जाता है AlH2O6 3 positive, it becomes ionic. एक्वस मीडियम में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मोल्टन स्टेट में नहीं करता। Is that clear? ठीक है। अच्छा, there is a compound AlCH3 thrice whole twice। ठीक है, यहां पे C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। ये एक पिक्यूलियर कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर ये है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम CH3 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 बनाना बॉन्ड्स, यहां पर बनाना बॉन्ड्स है। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं, यहां पे कार्बन ब्रिज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन बॉन्ड है। तो बनाना बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन ब्रिजेस में नहीं बनते, कार्बन ब्रिजेस में भी बनते हैं।
बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल सही वे सेम है। हाइड्रोजन के अंदर यहां पे उसका s ऑर्बिटल होता है, यहां पे कार्बन का p ऑर्बिटल है, और इवन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली Al2CH3 6, इट्स अ डायमर। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे बोलते हैं नाम सुना है, कहां यूज होता है? Polymerization. It is used in coordination polymerization. This is called Ziegler-Natta catalyst. अब Ziegler-Natta catalyst के अंदर हमारे पास होता है Al(C2H5) thrice या फिर Al2C2H5 6 जो इसका होना चाहिए. It is mixed with TiCl4. ठीक है, wherein it forms TiC2H5 thrice with an unpaired electron. Active species here. This mixture is called Ziegler-Natta catalyst. This is the active species जो इस catalyst में यूज होती है। ठीक है, अभी हम उसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, बस इतना बता रहा हूं, Ziegler-Natta catalyst ये होता है। तो इसी के साथ हम एल्यूमिनियम को यहीं खत्म मानते हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट अलोंग विद 14th ग्रुप। Group, it is carbon, silicon, germanium, tin, lead. मेरी यहाँ पे एक सिंपल सी आदत है, हमेशा से रही है कि in 14th group I tend to start with the heaviest metal. मेरी आदत है यहाँ पे lead से शुरू करने की और कार्बन तक जाने की, तो I am going to start with the lead again. Lead, इसका नाम है प्लम्बम। ठीक है ना, कोई बता सकता है इसे प्लम्बम क्यों कहते हैं? Why is it called plumbum? नहीं, हाँ कुछ तो कह रहे थे, पता है ऐसे ही मैं बोल रहा था तो एक ऐसे ही स्टूडेंट हंसने लगा, मेरे को लगा उसको सही आंसर पता है, क्योंकि इसका आंसर बड़ा अजीब सा है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। मैंने कहा हाँ बोल, क्यों? कहता नहीं सर नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बोल, कहता सर बिकॉज इट हैज अ प्लम बम। इसकी भी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं भैया, आंसर नहीं है, इसका आंसर डिफरेंट है, लेकिन वो भी इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। इट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड बाय प्लम्बर्स। यस, द प्लम्बम वर्ड हैज कम फ्रॉम प्लम्बर्स। अब देखो इसका यूज प्लम्बिंग में कैसे होता है। ओके, आपने कभी किसी ने पुराने नलके देखे हैं? हेवी से होते हैं, कोई पेंट वेंट सा हुआ होता है, पेंट उतर जाता है, काले काले नलके नजर आते हैं, लेकिन वो नलकों पे जंग नहीं लगता। देखने में तो लोहे के लगते हैं पर उनमें जंग नहीं लगता, बिल्कुल काले रंग के होते हैं, हेवी होते हैं बहुत। ठीक है, वो टोटी सी जो होती है, जिसे टोटी बोलते हैं, उसे नलका नहीं बोलते, उसे टोटी बोलते हैं, वो वाले टोटी। और अगर आपके कुछ आप लोग जरा कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग हैं तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। हैरी पॉटर मूवी देखी है, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स? उस चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जिस नलके को देख के वो बोलता है, हाँ, उस नलके के ऊपर सांप बने होते हैं, वो किस रंग का नलका था? ब्लैक। दैट वाज मेड अप ऑफ लेड। यस, ये जितने भी पुराने डिजाइन वाले नलके होते हैं ना,
They are all made up of lead. ठीक है? Lead has a typical advantage here. Lead में जंग नहीं लगता. It is quite inert metal. So it has a long, very long life, even in contact with water. So lead became a choice of material. Material of choice. Choice of material. Lead became the material of choice while making the pipelines for carrying water. Sewage pipeline, drinking water pipeline, या किसी भी तरीके की water pipeline के लिए या water से जितने भी related systems थे उनके contact के लिए lead became the choice. Okay, but later on, so that is how it becomes plumbum. ठीक है, और साथ ही साथ lead की एक और खास बात यह है कि इसका melting point कोई बहुत ज्यादा नहीं है. Lead is purified by liquation, तो इसका melting point कोई बहुत ज्यादा नहीं है. So it can be easily molded. It is hard enough, but आराम से mold हो जाता है. ठीक है, heavy है, inert है, तो सारी की सारी advantage वाली बात है और ऐसा कोई महंगा भी नहीं है. But later on they found there was a little flaw. अच्छा, heard of something called plumb line? Plumb line word सुना है? Plumb line. हो सकता है देखा हो. वो जो कभी अगर मकान बनते हैं ना, तो एक कुछ तो होते हैं मिस्त्री होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं और एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं ठेकेदार. तो कहीं पे भी मकान बन रहा है तो जो सफेद कुर्ते पजामे वेला इंसान घूम रहा है ना, वो ठेकेदार होता है. सफेद कुर्ता पजामा उनका स्टैंडर्ड होता है. और जब तब देखो दीवार के पास जाएगा और जब खासतौर से वो व्यक्ति जब सामने हो जिसका मकान बन रहा है, तो तब उसने ये करना ही होता है. जाएगा अपनी जेब से निकालेगा, एक लट्टू लटका होगा और वो लट्टू लगा के उसको दीवार पे लगाएगा और ऐसे दिखाएगा. लट्टू नीचे लग जाता है और लकड़ी सी लगा देता है, कहता है देखिए दीवार सीधी नहीं बनी, इसको सीधा कर, ठीक कर. तो बस वो 2-3 जगह उस लट्टू को लगा देता है. वो लट्टू लेड का बना होता है और उसे प्लम्ब लाइन बोला जाता है. ठीक है, लेड हैवी होता है, वो सीधा ऐसे नीचे आता है, बीच में कोई किंक वगैरह नहीं आती, तो बिल्कुल पैरेलल आ जाता है. प्लम्ब लाइन उसे बोलते हैं. नाम बोल, नाम बोल. 7.61, lead is 8.82. इनर्ट, जंग नहीं लगेगा. इनर्ट है, जंग नहीं लगेगा. हैवी है, डेंस है, सस्ता है, कोई चुराएगा नहीं. कॉपर का अगर बना दोगे तो कॉपर का तो चुरा के ले जाएंगे. ठीक है, हार्ड है, आराम से आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, बुलेट्स का जो आगे का हेड होता है वो लेड का बना होता है. वो जो बुलेट की पॉइजनिंग होती है ना, वो उस लेड की वजह से होती है. अरे यार, एक इंपॉर्टेंट बात, मैगी का जो बैनिंग हुई थी वो लेड की वजह से नहीं हुई थी. एजिनोमोटो, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट. देखो बेटा, एक सीधी सीधी बात है, अगर हम अपने आप को देखें, if we look at ourselves, we are not driven by logic. We are followers, we are not leaders. Every one of us. We are very comfortable following others. हमारे दिमाग, हमारे अंदर ना व्यूज नहीं है, अपने व्यूज नहीं है. और इसी वजह से द मीडिया पीपल, आज की तारीख में किसी भी न्यूज चैनल पे न्यूज नहीं आती, व्यूज आते हैं. एंड वी आर स्वेड बाय देम. अरे उस चैनल में ये कहा गया है, ये तो यूज करना ही नहीं है. बस वही है. ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज हार्मफुल. यस, इट इज हार्मफुल. ठीक है, तो पता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे एजिनोमोटो कहते हैं, उसका टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज इट्स टेस्ट? इट्स टेस्ट हैज बीन डिफाइंड एज टेस्टी. समझ आई बात? इसे टेस्टी ही कहते हैं, इसका टेस्ट ही टेस्टी है. इसको किसी में भी डाल दो, चीज टेस्टी हो जाएगी. किसी में भी डाल दो, कुछ भी में डाल दो, कुछ में भी. ठीक है, यू गेट एडिक्टेड टू इट. बेटा देख, थोड़े थोड़े अमाउंट में तुम्हें पता है, ये जो वो होती है होम्योपैथी की गोलियां, सुना है होम्योपैथी की गोलियां? कभी तुमने उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा है?
पता है तुम्हें कैसे करते हैं? एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, लेड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, कोई मर्करी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर ज्यादातर पॉइजन्स यूज होते हैं। उसे एक कंटेनर में एक अमाउंट डाला जाता है, मेजरेबल अमाउंट, ठीक है? उस मेजरेबल अमाउंट को शेक किया जाता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, लेट्स से अ ड्रॉप इन अ मिलीग्राम और 2 a measurable amount, maybe a gram in a liter, ठीक है? उसको अच्छी तरह मिलाया जाता है, थॉरली। फिर उस 1 लीटर को 1000 लीटर में डाला जाता है और फिर उसको शेक किया जाता है, ठीक है? उस 1000 लीटर्स की एक ड्रॉप 100 मिलीलीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाली जाती है और उस 100 मिलीलीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल की एक ड्रॉप एक शीशी में डाली जाती है जिसमें पूरा का पूरा वो भरा हुआ है, जो मीठी मीठी गोलियां हैं, ठीक है? उसमें से 4-5 गोलियां आपको दी जाती हैं। अब सोचो क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है? और वो होम्योपैथी की दवाइयों के इतने बड़े बड़े वैक्सीन्स की पूरी वो आ रही है, ऐड आ रही है, हम कुछ भी क्योर कर देते हैं। उस कितने आइटम आते होंगे एक बार दवाई में? अब जब वो कुछ आइटम्स होम्योपैथी की दवाई बन सकते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज अमाउंट में नुकसान देता है? आपको पता है रेडिएशंस, रेडियो एक्टिविटी लार्ज अमाउंट में हार्मफुल नहीं है, स्मॉल अमाउंट में है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में जस्ट किल्स, फिनिश्ड, खत्म। स्मॉल अमाउंट में इट डज जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। लार्ज अमाउंट में एक व्यक्ति अफेक्ट होगा, स्मॉल अमाउंट में जनरेशंस इफेक्ट होंगी। तो इसलिए ये मत बोला करो कम अमाउंट में अच्छा है, ज्यादा अमाउंट में बुरा है। सिंपल। Am I clear with that? तो देखो, मैगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मैगी एडिक्ट हूं, आई एम नॉट, पर ठीक है कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी मे बी महीने 6 महीने में एक बार इस तरीके से हो जाता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी कभी मन करता है यार आज कुछ चटपटा खाना है तो मैगी ले आते हैं, काइंड ऑफ दैट हो जाता है। मुझे पता है उसमें अजीनोमोटो है, मुझे पता है वो हार्मफुल है, मुझे पता है, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ इट। इट्स समथिंग लाइक स्मोकिंग, हर किसी को पता होता है स्मोकिंग इज बैड फॉर इट, लेकिन करते हैं। मैं मैगी को इस तरीके से समझ के चलता हूं। जब लोगों ने बैन लगाया था ना, आई वाज एक्चुअली इरिटेटेड बाय इट। मैं कहा सालों से ये बनाई जा रही है, सालों से सबको पता है, तब क्यों नहीं लगाया था, आज क्या हो गया? बस वही है, वो इरिटेट करता है, समझे? सब ड्रामे हैं, प्योर पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। आज बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है पॉलिटिक्स से, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, हर चीज में करते हैं, वो खाने में करते हैं, और हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं। वी आर ऑल फॉलोअर्स, वी डू नॉट हैव आवर माइंड। और जो कपिल सिब्बल ने हरकत की ना, बच्चों को 8 तक फेल ना करने की और 10th में भी ग्रेड लगाने की, वो उसने एक्चुअली उनको फॉलोअर बना दिया है, उसने पूरी जनरेशन बर्बाद कर दी है। तुम में से किसी के पास अपना दिमाग नहीं है ही नहीं, सॉल्व तो करते नहीं हो, जो बताया जाता रट के लिखाते हो। ये बात है, सबकी तुम्हारी यही हरकतें हैं। मैगी पे बैन, लेड, मैगी में लेड नहीं है। क्या कि मैगी मत खा, लेड है उसमें? पापा से कहना जरा लेड का कंटेंट बताएं उसमें, उससे ज्यादा लेड तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर में है, उससे कहीं ज्यादा। ऐसा करना, पापा से कहना पापा कल से सब्जी खानी बंद। सब्जी का अगर टेस्ट कर लिया ना, जो तुम सब्जी लेकर आते हो मार्केट से, उसमें मैगी के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स लेड निकलेगा। ओके फाइन, लेकिन यहां पर लेड के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट नाउ लेड इज नॉट बीइंग यूज्ड टू कैरी ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया में पता नहीं लेड पाइप्स हैं या नहीं है, बट यूके में लेड पाइप्स हैं, and there has been many a times agitation to remove those lead pipes to carry drinking water. सीवेज में लेड आराम से यूज किया जा सकता है, बड़े बड़े जो लोहे के जैसे पाइप होते हैं ना, बड़े बड़े पानी कैरिंग, वो पानी लोहे के नहीं होते, वो लेड के होते हैं, and they are
यूज्ड क्योंकि उनमें जंग नहीं लगता है, सीवेज में बहुत आराम से लेड को यूज किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर थोड़ा बहुत लेड सीवेज में जा ही रहा तो वैसे भी उससे ज्यादा ही जा रहा है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। नहीं, ब्लैक, वो लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, रेड लेड। हाँ तो रेड डाइऑक्साइड होता है, वो रेड लेड बोलते हैं उसको। लेकिन बुलेट क्या रेड नहीं होता, वो पेंट होता है। चलाएंगे मैंने, ब्लैक होता है, इतना बड़ा पॉइंट होता है। शेल तो कॉपर का होता है पीछे, वो तो कॉपर का। आगे जो बुलेट जाती है वो लेड की होती है, एंड दैट इज लेड पॉइजनिंग। बुलेट निकालना जरूरी है, वरना वो अंदर से सारा पॉइजनिंग कर देगा, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। स्टील पॉइजन नहीं करता, आयरन पॉइजन नहीं करता। ओके, तो यहां पे लेड की जो प्रॉब्लम है वो ये, लेड reacts with water carrying oxygen. It reacts with water carrying oxygen to form lead hydroxide. lead hydroxide की solubility बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी है। तो this lead hydroxide is slightly soluble in water and makes water leaded, lead contaminated. This solubility of lead in water containing dissolved oxygen is termed as plumbosolvency, and this is the reason for banning the lead pipes for carrying drinking water. Plumbosolvency, लिख लो definition. Plumbosolvency, the solubility of lead in water containing dissolved oxygen is termed plumbosolvency. Full stop. It is responsible for discontinuing the use of lead pipes for carrying drinking water. ठीक है, that's what we term as plumbosolvency. अच्छा, लेड का एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड रेड लेड। ठीक है, और दिस इज अ कंपाउंड जिससे तुम्हारी उम्र के लड़के और लड़कियां बहुत डरते हैं। दे आर रियली अफ्रेड ऑफ दिस कंपाउंड। किसी भी लड़के या लड़की को ये कंपाउंड दिखा दो, वहां से भाग लेंगे। इस कंपाउंड को हिंदी में सिंदूर कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को जितने भी ये शिवसेना और बजरंग दल और वाले ये हैं, ये क्या करते हैं, इसी कंपाउंड की डब्बी लेके घूमते रहते हैं बच्चों को डराने के लिए। दिस इज कॉल्ड रेड लेड। ठीक है, और यहीं से एक बात क्लियर हो जाती है कि सिंदूर इज रियली पॉइजनस। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट, मे बी इट हैड सम मेडिसिनल यूज, आयुर्वेद वगैरह में कहीं पे डिस्क्राइब्ड होगा, लेकिन अगर जो ओल्ड लेडीज हैं, अगर उनके बाल देखोगे तो टिपिकली यहीं से सफेद होते हैं। वो एक टिपिकल वो जो होते हैं ना, जहां पे मांग में सिंदूर लगता है, वही पार्ट एग्जैक्ट व्हाइट होता है। ठीक है, तो दिस इज पॉइजनस। और सिंदूर एक बहुत हार्मफुल चीज है। पता नहीं मुझे वो मजाक तुम बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, तुम कर डालोगे किसी के साथ, नहीं? ओके, सो दैट्स लेड टेट्रोक्साइड, दिस इज रेड लेड। ठीक है, अच्छा इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड हियर?
तुम कितनी गालियां खाओगे यार, फिर भी तुम्हें हरकतें करनी होती है उल्टी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लड़की इसमें? हाँ अरे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूं यार, बचपन में सीखी थी। हाँ क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट लड़की यहाँ पे? अब समझ में आ रही है बात? मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं कि इस बार तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, इनफैक्ट तुम भी कंपटीशन में नहीं हो, इसलिए कह रहा हूं सुधर जाओ, अभी भी मौका है। इतनी लेट कभी मौका होता नहीं, लेकिन इस बार है, क्योंकि अल्टीमेट बेवकूफों से पाला पड़ा है इस बार। अब तुम उस कैटेगरी में रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा तुम मेहनत कर लोगे ना अब, और सिर्फ एक रीजन, सिर्फ एक चीज, हर क्वेश्चन सॉल्व करना, बस अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ आंसर? क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व किया? मैथमेटिकली कितना आ रहा है? 8/3 हो सकता है? नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी? कौन से ग्रुप में है ये? 14th लेड। कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? अच्छा +2 एंड +4। +2 कहां? 8/3 आ रही है। हाँ तो +2 और +4 दोनों नहीं हो सकती? थर्टीन ग्रुप में बोला नहीं था कोई मेंबर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। यहां पे तो तुम्हें इतना अच्छा खासा हिंट मिल रहा है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। तो इट हैज टू हैव बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +3 +2, क्योंकि दोनों के बीच में आ रही है 8/3। टू 2.66 आ रही है ना, तो इतने से भी समझ में नहीं आ रहा कि +2 और +4 दोनों होंगी। तो सोच के देखो यार, तुम्हारे लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की जरूरत किसे है? ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछ डालेंगे ना अगर पूरे पेपर में, तो तुम फेल हो जाओगे। क्यों नहीं करते यार सॉल्व? सॉल्व होके आंसर आता है या नहीं आता? फिर ठीक है। ओके सो दिस इज रेड लेड। अच्छा, लेड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। हमने किया था लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड स्टोरेज बैटरी बताया था ना? चलो फिर से बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है? देयर इज वन प्लेट विच इज लेड प्लेट और अनदर प्लेट विच इज लेड डाइऑक्साइड प्लेट। एक में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मजेदार बात है, लेड की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है, जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ओके तो यहां पर ये लेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज अ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इट फॉर्म्स PbSO4 plus 2H plus 2 electrons, ठीक है? This is the negative terminal and this is called anode. Be very clear, anode और कैथोड चार्ज से डिफाइन नहीं होते, एनोड और कैथोड रिएक्शन से डिफाइन होते हैं। जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एनोड, और जिस पर भी रिडक्शन रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कैथोड। यहां पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेड 0 से +2 में जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एनोड, बट इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, ठीक है? इज इट ओके? लेड सल्फेट इंसॉल्युबल होता तो ये प्लेट के ऊपर स्टिक कर जाता है, ये
सॉल्यूशन में नहीं जाता, प्लेट के ऊपर स्टिक कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि ये प्लेट के ऊपर स्टिक कर जाता है, इस वजह से इस रिएक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल हो जाता है। यहां पर दिस लेड डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 2H प्लस, it reacts with 2 electrons, it reacts with H2SO4 and it forms again PbSO4 plus 2 H2O. This is the positive electrode, this is the cathode. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में it is Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives ये डिस्चार्ज रिएक्शंस हैं, चार्जिंग रिएक्शंस के सारे उल्टे हो जाएंगे। जो चार्जिंग रिएक्शन वो एग्जैक्ट उल्टे हैं। अब एक छोटा सा सवाल, आपने घर में इन्वर्टर बैटरीज देखी होंगी, लेड स्टोरेज बैटरीज हैं वो सारी। उन इन्वर्टर बैटरीज के अंदर आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन पानी डाला जाता है, क्यों? इलेक्ट्रोलाइट, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड है। चार्ज करने के पानी से चार्ज हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। पानी से चार्ज होती हो, हर हफ्ते पानी डाल दो चार्ज हो जाएंगी। पानी पानी इज अ बैड कंडक्टर। नहीं सर, उसमें वो भी मिला होता है ना, बिल्कुल पानी होना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है, लिखा तो है रिएक्शन सारे सामने। और पानी हर हफ्ते क्यों डालना पड़ता है? लॉजिक ये, क्वेश्चन ये, चल ठीक है इलेक्ट्रोलाइट डाल लें, ये डाल लें, एक बार डाल दिया बात खत्म। रोज हर हफ्ते क्यों डालना पड़ता है? हर हफ्ते, हर महीने क्यों, कैसे? अरे कंज्यूम कैसे हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म, कंज्यूम हो गया। गया कहां? गया कहां? गया कहां? कैसे कैसे जवाब देते हो ना। पानी कंज्यूम हो गया, बना क्या उससे? पानी में लेड है, फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है, पानी गया कहां? डाला क्यों? बार बार डालते रहेंगे आप लेड की बैटरी में, यानी कि जब बैटरी खत्म हो जाएगी तब उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्रेन बुलानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इतना पानी डल चुका है सालों साल में। बोलो। अरे चार्जिंग के लिए पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, मैंने एक बार पानी डाल दिया, एक बार डाल दिया, बार बार क्यों डालना पड़ता है? H2 से वो कंज्यूम करके गया क्यों? क्या बनाता है कंज्यूम करके? हो गया, फिर यानी कि मैं जो पानी डालता जा रहा हूं वो बैटरी में ही है ना, या कहीं चला गया? अबे इवेपोरेट हो गया यार, और कहां गया? आपने कभी बैटरी की नॉब देखी है? उस नॉब के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है, क्यों होता है? नॉब के ऊपर छेद होता है, इतना सा पतला सा, देखा है कभी? नॉब बंद करने में नॉब के ऊपर एक छेद होता है। और अगर कार बैटरीज देखी हो तो उसमें एक बड़ा प्यारी सी चीज लिखी होगी, आफ्टर टाइटनिंग द नॉब गिव अ हाफ अ टर्न बैक, उसमें लिखा होता है। देखते तो तुम हो नहीं, ऑब्जर्वेशन से पैदल हो, तुम कुछ भी कर लेना, केमिस्ट्री मत ले लेना, फिजिक्स कर लेना, तुम मैथमेटिक्स कर लेना, इंजीनियरिंग कर लेना, मेडिकल मत करना भूल के भी, और केमिस्ट्री तो ले मत लेना।
ऑब्जर्वेशन के नाम पे पैदल हो, फिर कहोगे केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। दैट होल ऑन द नॉब इज देयर। अच्छा एक बात बताओ, लेड स्टोरेज बैटरी, तुम्हें ये पता है कि अगर लेड स्टोरेज बैटरी जब वर्क कर रही हो, कार की बैटरी कितनी तेज गर्म हो जाती है कार जब रुकती है? क्यों होती है पता है? ये भी नहीं पता। अबे 100% एफिशिएंसी नहीं है। सम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज स्टोर्ड इन इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। उस हीट की वजह से अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर तुमने उस नॉब को पूरी तरह टाइट कर दिया, बैटरी फट जाएगी। और जो नो मेंटेनेंस बैटरीज होती है उसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, जो पानी के प्रेशर को हाई नहीं होने देता। समझे? उस छेद का पर्पस ही यही है कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो बन रहा है, वेपर प्रेशर जो बन रहा है, वो प्रेशर उसमें से रिलीज आउट होता रहे, वरना बैटरी फट जाएगी। और इस वेपराइज्ड वाटर को कंपनसेट करने के लिए टाइम टू टाइम पानी डालना पड़ता है। सिंपल। एज अ कूलेंट नहीं है, एज अ कंपनसेशन कूलेंट। बैटरी को गर्म करने के बाद उसको पानी से नहलाते हैं, है ना? कूलेंट थोड़ी ना है यार, कूलेंट गाड़ी के रेडिएटर में डलता है, बैटरी में नहीं। कुछ भी बोल देते हैं। वो मेरे को याद आ गया एक वर्ड, कूलेंट, वो भी लगा दो। ऐसा क्यों होता है कि बैटरी को पानी गिरता है तो वो शॉक नहीं लगता? बैटरी का 12 वोल्ट का कार्ड वो है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिएक्शन है। एक वायर के अंदर क्या होता है कि आपको पता है, ये जो वायर्स आती हैं ट्रांसफार्मर से, वो एक वायर आती है, दो वायर्स नहीं आती। जो भी वायर्स आती है वो घर में एक आती है, एक वायर, दैट इज अ पॉजिटिव वायर। जो नेगेटिव वायर होती है, जो न्यूट्रल वायर, दैट इज एक्चुअली अर्थड। तो वो एक वन साइडेड फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का, लूप नहीं है। ठीक है? बैटरी में लूप नहीं बनाओगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। एक टर्मिनल को पकड़े खड़ा हो जा, जब तक दूसरे टर्मिनल को नहीं पकड़ेगा तब तक करंट नहीं लगेगा, चाहे तो कितना ही दीवार वगैरह किसी को भी हाथ लगा ले। अगर बैटरी को पानी में डाल तब भी बोलते हैं कि पानी में करंट नहीं आता। कैसे आएगा? ये पूरा का पूरा रिएक्शन होना है ना, रिएक्शन कैसे होगा? टर्मिनल तो है ना, टर्मिनल पानी जैसे कोई बात नहीं, वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज सच। तो है तो फिर पानी डालने पानी में करंट आता है। वायर पोटेंशियल डिफरेंस है यार, पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना है? एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल से 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो 27 प्लेट की बैटरी है, 27 प्लेट्स, तो वो ऐड होके 12 वोल्ट में बनता है। ठीक है? लेकिन हाँ, ये कहने की बात है, पानी के अंदर तुम धो दो कोई बात नहीं है, पानी डाल दो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने एक पेचकस लेके एक टर्मिनल को टच करने के बाद वो पेचकस दूसरे टर्मिनल से टच हो गया ना, तो बस बड़ा गुड मॉर्निंग हो जाएगी। हाँ रियली। पता है जब कार स्टार्ट होती है तो कितना एम्पेयर का करंट होता है? ये तुम्हारा जो ये इसका वोल्टेज का 15 एम्पेयर का है, मैक्सिमम एम्पेयर वोल्टेज जो ये दे सकता है 15 एम्पेयर, और ये मेरे ख्याल से 1 या 2 एम्पेयर पे चलता है। बैटरी के अंदर जब वो इग्निशन होता है ना, 75 एम्पेयर्स का करंट है, 75 एम्पेयर्स। और जो वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है ना उसकी मोटर, वो टॉर्क इतनी होती है कि अगर किसी तरीके से उसकी पिस्टन को रोक दिया ना इंजन की, तो पीछे क्रैंकशाफ्ट टूट जाएगा। मैं तोड़ चुका हूं इसलिए मुझे पता है। ये सारी चीजें मैंने तब पता की थी क्यों होता है। अपनी गाड़ी को पानी में लेकर घुस गया था, गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होते ही, अगर गाड़ी चल रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गाड़ी बंद हो गई पानी के अंदर, तो एक रिवर्स सक्शन क्रिएट होता है, एग्जॉस्ट पाइप से पानी सीधा अंदर इंजन में पहुंचता है। मेरी गाड़ी का पहुंच गया, मुझे पता नहीं था क्या हुआ, मैंने उसको ऑन कर दिया, ऑन करते क्रैंकशाफ्ट टूट गया। क्लच में नहीं, वो इंजन में जब पानी आ गया ना, पानी कंप्रेस नहीं होता, लिक्विड है, लिक्विड में कंप्रेशन की जगह नहीं होती, तो वो पानी अंदर भर गया। इंजन ऑन किया मैंने, जैसे उसको इग्निशन दिया, पिस्टन, मोटर ने पिस्टन को प्रेशर दिया, टॉर्क दिया, पिस्टन मूव नहीं कर पाई, पीछे क्रैंकशाफ्ट टेढ़ा हो गया। किया हुआ है मैंने। तो ये चीजें समझो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेड स्टोरेज बैटरी, एंड दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट इट। समझ आई बात? ठीक है? ओके, that's what we have talked about lead. And now let's talk about tin, Stannum. अच्छा, lead का extraction process क्या है? इधर मेरी तरफ देख के उससे मत बता। हाँ, how is lead extracted? Lead sulfide,
से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज करते हैं? अरे मैं कंसंट्रेशन नहीं, एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। रिडक्शन प्रोसेस, नाम बोल, रिडक्शन प्रोसेस लेड का कौन सा होता है? ऑटो रिडक्शन, कार्बन नहीं होता। लेड सल्फाइड बोल रहा हूं, दो के लिए तो ऑटो रिडक्शन यूज होता है, लेड एंड कॉपर। टिन का एक्सट्रैक्शन होता है कार्बन रिडक्शन से, कंसंट्रेशन होता है बाय लिक्वेशन से। इसका भी कोई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है। टिन और लेड का अलॉय को कहते हैं सोल्डर। नाम सुना है, देखा है? किसी मैकेनिक के पास चले जाना जहां पे रेडियो वगैरह ठीक होते हैं, वो तुम्हें सोल्डर दिखा देगा, सोल्डरिंग आयरन दिखा देगा, बता भी देगा सोल्डरिंग होती क्या है। ठीक है, फ्यूज वायर भी उसी की बनती है, टिन एंड कॉपर की। नाउ तो रुक जा यार, सेलेनियम, सेलेनियम कहां होता है? तो सर्किट के ऊपर तो वो वैसे हाथ छोटे छोटे जो शाइनी शाइनी से लगे होते हैं, हाँ वो सोल्डर्स होते हैं। ओके, टिन, टिन की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज टिन इज ऑन द वर्ज ऑफ मेटल नॉन मेटल। इसके मेटलिक प्रॉपर्टीज भी हैं, इसके नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज भी हैं। एम्फोटेरिक है ये, एसिडिक कंपाउंड्स भी बनाता है, बेसिक कंपाउंड्स भी बनाता है। टिन के मेनली दो एलोट्रोप्स हैं, वन इज कॉल्ड अल्फा टिन, अदर वन कॉल्ड बीटा टिन। They are interchangeable. If the temperature is greater than 11 degrees Celsius, so it goes to beta 10. ठीक है? But if it is kept at less than 11 degrees Celsius and even lower than that for a prolonged time, then in that case it converts into alpha 10. ठीक है? Alpha 10 is non-metallic. Beta 10 is metallic. It has covalent bonds. It has metallic bonds. It is diamond-like. Diamond का arrangement है। अच्छा, एक important बात, except for carbon, 14 ग्रुप का कोई एलिमेंट ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ठीक है? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर के लिए उसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन के अलावा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अलावा कोई नहीं बनाते। तो सिलिकॉन का भी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, टिन का भी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, जर्मेनियम का भी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। लेड का ऐसा कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता नहीं है, अगर होता तो वो भी डायमंड लाइक ही होता। ठीक है? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर उनमें से कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है? ये फिर से मेटालिक अरेंजमेंट है। ठीक है? दिस इज ग्रे, दिस इज व्हाइट, दिस इज ब्रिटल, दिस इज malleable. ठीक है? दिस इज लो डेंसिटी, दिस इज हाई डेंसिटी। ठीक है? अब आपसे एक एक्चुअल AI-EEE में आया हुआ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। Question was, Napoleon Bonaparte, while moving towards Russia to attack, had to cross Alps. While on Alps, he faced a peculiar problem. The tin buttons of the uniforms of his soldiers, they become brittle and crumbled into a gray powder. समझ आया? समझ आया?
हाँ भाई, समझ आया? पक्का? बता। हाँ मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, आंसर बोल, आंसर बोल। आंसर ये बोलेगा लेस देन 11 डिग्री। आंसर, क्वेश्चन समझ में आया था तो आंसर बोल। आंसर ऐसे बोलेगा? आंसर कैसे बोलेगा? अगर ये तो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो आंसर में कुछ तो लिखता। बोल। Water, water everywhere, nor a drop to drink. Answer, answer everywhere, nor a word to write. सारे में आंसर्स फैले हुए हैं, लिखने के लिए दे दो, एक वर्ड नहीं लिखा जाता तुमसे। हाँ जी, चल बोल, आंसर बोल। आंसर क्या? अच्छा, अभी तक तो सब समझ में आ गया था, क्वेश्चन ही याद नहीं है। आंसर बोल पूरा। बीटा टिन इज नॉट द आंसर, बीटा टिन इज द एलोट्रोप ऑफ टिन। हाँ, आंसर। आंसर तो बता दिया, आंसर पता है ना, सामने लिखा हुआ ये रहा, पूरा सेंटेंस मैंने बोल दिया। Napoleon Bonaparte, while on Alps, faced a peculiar problem that the tin buttons of the uniforms of his soldiers became brittle and crumbled into a grey powder. ठीक है? Why? आंसर दो। So? हाँ भाई, हिंदी में नहीं, लिखने वाला आंसर। On Alps, the temperature is extremely low, which forced that beta tin to get converted into alpha tin, which is grey and brittle, which crumbled to give a grey powder. इतना सेंटेंस बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। इंटरव्यू कैसे दोगे? इंटरव्यू तो कर देगा। काफी माइनस वाले टेम्परेचर में जो फौज के जो घर होते हैं वो भी सर टिन के होते हैं, बट सर उनमें तो दिक्कत नहीं होती। टिन के नहीं होते, टिन के ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, वो टिन की नहीं होती प्लेट्स, वो आयरन की प्लेट्स होती है, बोलते उसको टिन की छत है। And this particular phenomenon is called tin pest or tin disease. इंडिया में तो टिन के ज्यादा यूज होता नहीं है, इंडिया में आज सच टिन बहुत यूज नहीं होता, clear, but in foreign countries, in European countries, they use tin to make the cooking utensils and various utensils. वहां पे जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है ना तो सारे के सारे टिन के यूटेंसिल्स क्रम्बल हो जाते हैं। तो earlier they thought that some kind of a pathogen is attacking on these particular utensils, so that was called tin pest or tin disease. That is what is tin crumble. ठीक है, बहुत सारी चीजें हम टिन बोल देते हैं, होता नहीं है। जैसे कोक का टिन होता है, कभी उसको देखा वो किस चीज का बना होता है? इट्स एक्चुअली एल्यूमिनियम कोटेड विद आई थिंक उसके, या फिर स्टील का या एल्यूमिनियम का होता है, स्टील का होता है मोस्ट प्रोबेबली, पतली सी। वो टिन नहीं है, लिखा है उस पर इंग्रेडिएंट। हाँ, टिन एक जगह इस्तेमाल होता है, कनस्तर देखें, कनस्तर, तेल के कनस्तर, तेल के पीपे, वो टीन के होते हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है कि टिन में जंग नहीं लगता, आयरन में जंग लग जाता है। तो जब भी कहीं पे किसी को इरिटेट करना होता है, बेसुरा बजाना होता है, तो टीन के कनस्तर बजाए जाते हैं। नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ आयरन से कम है। टिन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आयरन, डेंसिटी उतनी है पर स्ट्रेंथ नहीं है ज्यादा, लो मेल्टिंग है ना। हाँ, तो बजाए जाते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस होती है उनकी, कर्कश आवाज। ठीक है, दैट साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टिन फॉइल इज स्ट्रक और इट इज क्रश्ड
बड़ी कड़कड़ की आवाज आती है वो, दैट्स कॉल्ड टिन क्राई। ठीक है। और जावेद अख्तर साहब ने एक गाना लिखा था 1942 अ लव स्टोरी का, बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। मैं बड़ा इरिटेट हुआ था यार, टीन की छत पे ही बजाना था, लोहे की छत पे बजा देते, सीमेंट की छत पे बजा देते, बट नहीं, टीन की छत पे बजाया था उन्होंने। दैट्स कॉल्ड टिन क्राई। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? रीजन, गाने नहीं सुना रहा यहाँ पे, नहीं गाने आए थे, गाने सुनाए थे सर ने। व्हाट्स द रीजन फॉर टिन क्राई? हाँ, साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल पिक्यूलियर साउंड होता है, क्रैकलिंग साउंड। मेटलीमॉन तो सब में है। The crackling sound which is produced when tin foil is crushed or tin is struck is called tin cry. What's the reason of that? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहा हूं मैं तुमसे। Tin has a crystalline structure. So when it is crushed, the crystals move over each other and that friction causes that crackling sound. याद रखना इन चीजों को, ये सीधे सीधे सवाल है। Tin has a crystalline structure. When it is crushed, the crystals move over each other, producing the crackling sound. That is called tin cry. अच्छा, अब एक और छोटा सा सवाल। Italians cook food in olive oil using tin utensils. इटली में ऑलिव ऑयल यूज होता है। ऑलिव ऑयल सुना है ना, आजकल बड़ा नया वाला फैशन चल रहा है, ऑलिव ऑयल में बनता है हमारे यहाँ तो खाना जी, सबसे वाहियात तेल है, ऑलिव ऑयल में बनता है। बट एनीवे, ऑलिव ऑयल में खाना बनता है उनके यहाँ और कंटेनर होता है टिन का। Anthony Lavoisier actually determined the melting point of tin using a bath of olive oil. ऑलिव ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है जी। तो अब सवाल ये है कि आर द इटालियंस यूजिंग ईटिंग अनकुक्ड फूड और आर दे ईटिंग टिन इन देयर फूड? टिन यूटेंसिल्स में ऑलिव ऑयल को बॉयल नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलिव ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट से टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इटालियंस खाना जो टिन के यूटेंसिल्स यूज करके ऑलिव ऑयल में बना रहे हैं, तो क्या वो कच्चा खाना खा रहे हैं या वो खाने में टिन खा रहे हैं? परफेक्ट। अबे तुमने खाना बनाया हो तो तुम्हें पता हो, खाना बनाने के लिए तेल बॉईल करने की जरूरत किसे है? खाना बनाने के लिए तेल थोड़ा बॉईल करते हैं, गरम करते हैं, बॉईल नहीं। तो यू डोंट नीड टू बॉईल इट। फ्राई करने के लिए तेल बॉईल नहीं होता, कितना ही डीप कर लो, तेल बॉईल नहीं करना होता। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि रिफाइंड ऑयल एट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज वो जो उसका क्या होता है, वेपर पॉइंट नहीं कहते, फ्लेम टेम्परेचर बोलते हैं, क्या कहते हैं, वेपर पॉइंट जो होता है ना उसके, उस पर कार्सिनोजेनिक हो जाता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को आप उतनी हीट तक लेके नहीं जा सकते, डीप फ्राइंग के लिए आप रिफाइंड ऑयल यूज नहीं कर सकते, कार्सिनोजेनिक इट बिकम्स। वो जो उसके वो जो लिंक्स है ना, अनसैचुरेटेड जो लिंक्स है, वो ज्वाइन करके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बना डालते हैं। रिफाइंड ऑयल एक बार के बाद दूसरी बार कढ़ाई में नहीं डाला जा सकता, जिसको आप बार बार लगाते चले जाते हैं। हाँ, तो लोग यूज करते हैं ना। अब मैगी के लेड की चिंता उनको ज्यादा है, इस बात का उनको पता नहीं है। मैंने कहा ना, हम फॉलोअर्स हैं, है ही नहीं। बाजार में जो टेस्टी वाले छोले भटूरे खा के आते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक वही तेल चल रहा होता है,
बड़ा टेस्टी लगता है, खाओ। और वैसे हम देसी घी नहीं खाएंगे, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन वो छोले भटूरे कोई दिक्कत नहीं है। जो बाजार की नमकीनें आती हैं, बेटा पता है आपको तेल का सर्कुलेशन कैसे होता है? तेल कैसे कैसे यूज होता है? पहले उसमें बनाए जाते हैं भटूरे, ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है उसमें बनाए जाते हैं समोसे, उसके बाद जो बच जाता है वो यूज किया जाता है नमकीनें तलने के लिए, और उसके बाद जो बच जाता है वो रेस्टोरेंट वाले खरीद के ले जाते हैं सब्जियों में वो तड़का लगाने के लिए। ऐसे चलता है तेल, वेस्ट नहीं होता, जबकि वो फेंक देना चाहिए। ओके, अगला सवाल, आपने कभी कॉपर या उसके ब्रास ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स देखे हैं? आजकल तो वो घर में कम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रेस्टोरेंट में जाओ ना, पनीर ऑर्डर करो तो वो कढ़ाई आती है, वो कढ़ाई आती है, उस कढ़ाई के अंदर अंदर से कलर क्या होता है उसका? गोल्डन होता है। एक मिनट प्लीज, तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं मारना। अगर देखा हुआ तो बोलो, अंदर से किस कलर का होता है? सिल्वरी व्हाइट, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे। वो जो कढ़ाई, वो जो देगची आती है ना, देगची बाहर से ब्राउन है, अंदर से देखा है सिल्वरी। अंदर से जो सिल्वरी है ना, वो दैट इज टिन कोटेड, उस पर टिन की कोटिंग की जाती है। हाँ, यही सवाल है, वही पूछने वाला हूं। इसे हिंदी में कहा जाता है कलई करवाना, कलई, कलई करवाना। और तुम्हें हिंदी तो आती नहीं है, तुम तो इसे कहते हैं ना, तुम लिटरली मैग्नीशियम हो, ना हिंदी के, ना अंग्रेजी के, ना किसी अपनी लैंग्वेज के। तुम्हारी कोई लैंग्वेज नहीं है, तुम लैंग्वेज फ्री हो। कलई करवाना किसे कहते हैं ये नहीं पता, टिन प्लेटिंग किसे कहते हैं ये भी नहीं पता। हाँ, देखिए कलई होते हुए। हाँ, मजा से वो होता था कलई करवाते हुए, तुमने देखा? अगर देखा है तो उसके अंदर एक व्हाइट सा पाउडर डालते हैं अंदर पहले। नहीं देखा? मैं पूछने लगा था वो व्हाइट पाउडर क्या है। किसी भी कंटेनर के ऊपर, किसी भी यूटेंसिल्स के ऊपर टिन प्लेटिंग करवाने से पहले इट इज हीटेड एंड अ व्हाइट पाउडर इज एडेड टू इट। दैट व्हाइट पाउडर इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हीट में डिकम्पोज होकर HCl और अमोनिया प्रोड्यूस करता है एंड दैट एक्चुअली क्लीन्स द यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल बिफोर टिन प्लेटिंग, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है, याद रखना। ये जो छोटे छोटे मेथड्स हैं ना जो स्ट्रीट में लोग करते हैं, उन मेथड्स को अगर तुम देखोगे ना, यू विल फाइंड अ रियल प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज, और तुम किताबों में घुसे हुए हो। ठीक है? दैट्स अमोनियम क्लोराइड विच इज यूज्ड टू क्लीन दैट यूटेंसिल। नाउ टिन प्लेटिंग इसलिए की जाती है कि कॉपर या उसकी जो भी अलॉयज हैं, उसकी एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है, कॉपर एंड अलॉयज दे रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है, पता है थोड़ा सा? वो ग्रीन कोटिंग इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, पुराने जो चीजें आर्टिकल्स होती हैं, एंटीक आर्टिकल्स होते हैं, उसमें ग्रीन कोटिंग बहुत प्रेशियस है, क्योंकि वो इसकी एज बताते हैं, तो इसलिए वो ग्रीन कोटिंग बहुत प्रेशियस है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें खाने के बर्तनों की, तो दिस ग्रीन कोटिंग बिकम्स पॉइजनस, क्योंकि जितने भी खाने होते हैं, खाना जो हम खाते हैं, उससे ना कहीं कोई ऑर्गेनिक एसिड होता है। That organic acid has a capacity to react with this green coating and make the food poisonous. So a tin coating is done to prevent acid attack on the copper or brass or bronze, यानी कोई भी कॉपर के अलॉय या कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं। Is it okay? तो इस वजह से वो जो दाल का कढ़ाई है ना, उसको अंदर से सिल्वरी कोटिंग करना जरूरी है। समझ आई बात? हाँ, पीने का पानी जो होता है ना, वो जो तांबे का जो लोटा रखते हैं, कोई लोग होते हैं कहीं कि भाई रात को पानी रख के सुबह पीना है,
पानी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व दैट बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो पानी का जो बर्तन होता है वो कलई नहीं होती उसमें। ठीक है, मटकों पे जो ब्रास के जो मटके होते हैं बड़े, उनमें कलई नहीं होती, लेकिन खाना बनाने के या खाना स्टोर रखने के बर्तनों पे जरूर होती है। समझ आई बात? इज इट क्लियर? तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कलई करवाना, टिन प्लेटिंग। समझ आया टिन? ओके। अब टिन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर है, दैट इज कॉल्ड जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा। जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जर्मेनियम एज सच इज नॉट यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि सिलिकॉन के कंपैरिजन में काफी कॉस्टली और कोई खास एडवांटेज नहीं है। लेकिन जर्मेनियम की एक बहुत टिपिकल प्रॉपर्टी है जिसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, हमने हमेशा सुना है ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, यही बोलते हैं ना। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एक लेमैन लैंग्वेज है। आपको बोलना चाहिए ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशंस। ग्लास इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, तो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी अलग है। अगर हम अल्ट्रावायलेट के लिए बात करें तो अल्ट्रावायलेट के लिए ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज है। तो अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट जितने भी उनके लेंसेज, कंटेनर्स, विंडोज, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। और अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की जो शीट्स होती है, विंडोज वगैरह, वो बेरिलियम की बनती हैं। बेरिलियम इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज, क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट टू अल्ट्रावायलेट। ठीक है, फ्लिंट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट and germanium is transparent to infrared. So the windows, lenses, containers of infrared instrument are made up of germanium. ठीक है? Now to talk about silicon. Silicon can be extracted from silicon dioxide by carbon reduction. ठीक है, और silicon can be extracted by magnesium reduction also, carbon reduction also, purified by zone refining, used as a semiconductor. अब silicon के बड़े सारे compounds हैं. Let us talk about SiCl4 and reacted with H2O. क्या बनेगा? अरे प्रोडक्ट बनाओ भाई। आई थिंक आपको इतना तो याद है ना, SiCl4 इज द मोस्ट इजीली हाइड्रोलाइज्ड क्लोराइड अमंग्स्ट 14 ग्रुप। बताया था ना पिछली क्लासेस में, हाइड्रोलिसिस बताया था ना, कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस। पढ़ना तो होता नहीं है तुम्हें, पता नहीं यार। मुझे पता है इरिटेशन इस बात की नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस बात की इरिटेशन होती है कि तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर चीज करके तुम्हारी रैंक सुधर जाएगी, तुम्हें पता है, अच्छी तरह पता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर तुम नहीं करोगे। मेहनत भी नहीं करनी, सोचो, तुम्हें सिर्फ एक रेजोल्यूशन लेना है, हर क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, और तुम्हारे मार्क्स देखो कैसे शूट करते हैं। It will be SiOH4 plus 4HCl. अब ये SiOH4 as such exist नहीं करता, it becomes SiO2. ठीक है? अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल, heard of carbon dioxide? CO2. ठीक है? This is silica, SiO2. कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट इज -80 डिग्री सेल्सियस। सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट इज 2200 डिग्री सेल्सियस।
reason. सवाल ओए मैंने पूछा है, उसके कान में क्यों बोल रहा है? हाँ बोल। कुछ नहीं किया, मतलब सवाल पूछा जवाब दे तो रहा था अभी, क्यों? Carbon dioxide, the boiling point is minus 80 degrees Celsius. Silica, SiO2, melting point is 2200 degrees Celsius. क्वेश्चन सीधा सीधा है ना? आंसर एग्रीड। तो बताओ पूरा आंसर दो। आंसर दो भाई पूरा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है? ज्यादा है, क्यों? इसमें थोड़ी ना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में है, कार्बन सिलिकॉन के बीच में थोड़ी ना है। चलो एक काम करो, ये आंसर ढूंढ के लाओ, आंसर ढूंढ के लाना, ठीक है? और हाँ, कल सुबह ये आंसर सारे लिख कर लाना, ढूंढ कर मत लाना। पहले मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी, ठीक है? बस कॉपी चेक करने का सिंपल सा रीजन ये है, मुझे पता चल जाएगा कौन आईआईटी एक्चुअली करना चाहते, कौन नहीं करना चाहते। सिंपल सी बात है। Yeah.